दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास के जनक की बात करेंगे, राजस्थान के इतिहास के पिता की बात करेंगे। तो देखिए, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड, इन्हें राजस्थान के इतिहास के पिता भी कहा जाता है और राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। उस पुस्तक का नाम कई एग्जामों में पूछा गया है, एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, इसके रचयिता कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने जब भी राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा की है तो सबसे पहले राजस्थान की रियासतों के बारे में चर्चा की है। तो जो भी राजस्थान की रियासतों के बारे में चर्चा हुई है तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की रियासतें कितनी थी, तो 19 रियासतें, उनके साथ थे 3 ठिकाने और उनके साथ था एक केंद्र शासित प्रदेश। और 19 रियासतों में से जो प्रमुख रियासतें हैं उनके बारे में देखिए। सबसे पहले आपकी जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में जो मेवाड़ रियासत है सबसे बड़ी, और एक आपकी बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें आती है, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर। मेवाड़ वाला क्षेत्र वही उदयपुर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन 4 रियासतों में से सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास, जो सबसे प्राचीन है, सबसे अति पुराना है और सबसे लंबा इतिहास है। कौन सा? मेवाड़ का इतिहास। तो हम बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास की। तो देखिए एक बार, पहले सबसे पहले मेवाड़ का क्षेत्र देखिए एक बार। मेवाड़ का इतिहास, तो इसके बारे में देखिए, बात करते हैं मेवाड़। यह आपका एक तरीके से राजस्थान। तो इस राजस्थान के ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र। पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र। तो इसी इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि इस इतिहास में मेवाड़ में किस वंश ने शासन किया है, किस वंश के राजा रहे हैं, किस वंश का कितना वर्चस्व रहा है। तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा इतिहास कौन से वंश का रहा है? मेवाड़ वंश का। तो यहाँ पर कौन से वंश ने शासन किया है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो शाखा थी वो थी गुहिल शाखा। कौन सी शाखा थी? गुहिल शाखा। इसी गुहिल शाखा का एक और नाम है गुहिलोत शाखा। गुहिलोत शाखा। इसी शाखा की एक और शाखा बटी थी, उसका नाम था सिसोदिया शाखा। इस शाखा के जितने भी शासक थे अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते थे जितने भी शासक रहे। अब बात आती है कि गुहिल शाखा के बारे में कितनी शाखाओं में बांटा गया इस गुहिल शाखा को? तो बताया गया है 24 शाखाओं में बांटा गया। ये बताने वाले भी कौन थे आपके? कर्नल जेम्स टॉड। कितनी शाखा बताइए इसकी? 24 शाखा, जिसमें रावल भी आएगी, महाराणा भी आएगी, है। ये महाराणा और ये रावल, ये जितने भी जो वंश के जो शासक रहेंगे, अलग अलग जो उपाधियां हासिल करेंगे, उन 24 शाखाओं में इसको बांटा गया है। अब बात करते हैं कि इस इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, किस शासक ने की? तो देखो, वास्तविक शुरुआत तो इसकी 566 ईस्वी में आती है। 566 ईस्वी में राजा गुहा या राजा गुहिल, मानते हैं कि 566 ईस्वी में राजा गुहिल ने इसकी क्या की थी? स्थापना। इसलिए राजा गुहिल को इसका क्या माना गया? आदि पुरुष। आदि पुरुष, गुड़ पुरुष, मूल पुरुष, जो भी व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति स्थापना करता है उसी को यह नाम दिया जाता है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट 566 ईस्वी में राजा गुहिल आ गया, तो राजा गुहिल से पहले क्या यहाँ कोई शासक नहीं थे या यहाँ कोई क्षेत्र में नहीं था? तो ये राजा गुहिल आया तो ये भी कहां से आ गया?
तो हम बात करते हैं इसके प्राचीन इतिहास की। किसके? मेवाड़ के प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास। तो मेवाड़ प्राचीन इतिहास, तो सबसे पहले आप प्राचीन में देखो, ध्यान से सुनो। एक तो जाते हो आप रामायण के युग में। कौन से युग में? रामायण के युग में। एक आते हो आप महाभारत। दो सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारे, रामायण और महाभारत। इनको सब ऑथेंटिक में मानते हैं, ऐतिहासिक भी मानते हैं। अब रामायण में एक थे जिनका नाम था दशरथ। दशरथ के कितने बेटे हुए थे? 4। 4 बेटों में सबसे बड़ा कौन था? राम। राम था। राम के बेटे हुए 2। राम के बेटे कितने हुए? 2। 2 का नाम था लव और कुश। अब कहते हैं कि लव कुश के 108वें वंशज। लव कुश के कौन से वंशज? 108वें वंशज। लव कुश के कौन से वंशज आ गए? 108वें वंशज। उनका नाम था शिला द्वितीय। 108वें वंशज, 108 वंशज जब निकल गए, उसके बाद में एक शासक आए जिनका नाम था शिला द्वितीय। अब शिला द्वितीय, अब ध्यान से सुनो, रामायण में राम का संबंध कहां से था? अयोध्या से। कहां से था? अयोध्या से। और शिला द्वितीय अयोध्या छोड़कर आ गए गुजरात। कहां आ गए? गुजरात। और गुजरात में एक नगर था जिसका नाम था वल्लभी नगर। कौन आ गए? शिला द्वितीय। कहां पर? गुजरात में। वहां से छोड़कर अब शिला द्वितीय जब गुजरात आ गए, यहां तक समझ में आया? मिटा दो इसको, देखो। जब शिला द्वितीय गुजरात आए तो ये देखो, ये है आपका राजस्थान और यह है आपका गुजरात, भारत के नक्शे में। गुजरात यही है, राजस्थान के जस्ट पास में। इधर राजस्थान, इधर गुजरात। भारत का नक्शा जब देखते हैं तो ऐसे ये वाला, तो इसमें यहां पर गुजरात आता है, यहां पर राजस्थान आता है, तो पास पास में है। तो देखिए यहां गुजरात पर कौन आ गए थे? शिला द्वितीय आ गए थे वहां से, अयोध्या से। अब शिला द्वितीय वल्लभी नगर गुजरात में आकर अपना शासन क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। शिला द्वितीय ने विवाह किया आबू के परमार वंश की राजकुमारी। आबू के परमार वंश की राजकुमारी। उस राजकुमारी का नाम ध्यान रखना, पुष्पावती। शिला द्वितीय कहां है? गुजरात। इन्होंने विवाह कहां किया? आबू। आबू में कौन सा वंश है? परमार वंश। आबू में कौन सा वंश है? परमार वंश। और परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था पुष्पावती। और पुष्पावती का किसका विवाह हो गया? शिला द्वितीय का। दोनों का विवाह हो गया। अब दोनों का विवाह हुआ तो इस गुजरात पर आक्रमण हुआ। ध्यान से सुनो, अरबों का। अरबों का आक्रमण किस पर? गुजरात पर। और गुजरात के शासक उस समय कौन थे? शिला द्वितीय। अब कहते हैं कि शिला द्वितीय ने जब आक्रमण हुआ तो पुष्पावती गर्भ से थी। अब गर्भ से थी तो आक्रमण के समय पुष्पावती को कहां भेज दिया था? आबू में। कहां भेज दिया? आबू में। और आबू भेजने के बाद में पीछे से अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों के आक्रमण से शिला द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु। पुष्पावती कहां है? आबू। अब कहते हैं कि राजपूतों में एक प्रथा थी कि जिस शासक की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी उस शासक की मृत्यु के बाद में क्या होगी? सती होगी। सती होगी। लेकिन एक नियम था कि अगर वो पत्नी हो या कोई भी हो महिला, तो वो गर्भ से है तो वो गर्भ के बाद में सती होगी। तो गर्भ से थी। अब उसमें एक नियम भी था, अगर ये पीहर गई हुई है तो वो महिला पीहर भी नहीं रह सकती है। और यहां पर तो आ ही नहीं सकती जहां घर था, क्योंकि यहां पर तो किसका आक्रमण हो गया? अरबों का अधिकार हो गया। तो अब यहां पर भी नहीं रुक सकती। तो पुष्पावती ने आबू के परमार, जो जगह थी आबू, इस स्थान को छोड़कर एक स्थान था, याद रखना, अर्बुदा माता। अर्बुदा माता जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी। माउंट आबू में अर्बुदा माता का मंदिर, ध्यान रखना। अर्बुदा माता जिसे क्या जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा माता के मंदिर में कौन चली गई? पुष्पावती। और इसी अर्बुदा माता के मंदिर में पुष्पावती ने जन्म दिया
अपने पुत्र को। और अपने पुत्र को जन्म देकर ये खुद कहां चली गई, सती होने। कौन? पुष्पावती। और इस पुत्र को देकर चली गई एक कमलावती नामक ब्राह्मणी को। कमलावती नामक ब्राह्मणी को पुत्र को देकर चली गई। अब कमलावती नामक ब्राह्मणी थी, इसका विवाह नहीं हुआ था, ये कुंवारी थी। अब कुंवारी के पास एक लड़का है, अगर समाज देख ले, कुंवारी लड़की के पास अगर कोई लड़का गोद में देख ले तो उसको समाज लांछन करेगा, नहीं करेगा? तो इस कमलावती ने उस पुत्र को समाज के डर के मारे कहां छिपा दिया? गुफा में। कहां छिपा दिया था? गुफा में। और इसका पालन पोषण, इस पुत्र का पालन पोषण कमलावती नामक ब्राह्मणी ने कहां किया? गुफा में। और गुफा में होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा? गुहा। गुफा का संस्कृत के रूप होता है गुहा, और गुफा का गुहा भी कहते हैं। इसका पालन पोषण किया इस गुहा, और इसका वास्तविक नाम रखा राजा गुहिल। अब ये बड़ा हो गया, पालन पोषण हो गया, बड़ा हो गया, तो इसने पूछ लिया एक दिन कमलावती से कि मेरे माता पिता कौन है? तो इस कमलावती ने बताया कि आपके शिलादित्य तो पिताजी हैं, जो वल्लभी नगर गुजरात के शासक हैं। आपकी माता थी आबू में। आपकी माता कहां थी? आबू में। तो ये कहा कि अब मैं कहां जाऊं? तो इसने कहा कि भाई आप अपने घर पे चले जाओ। तो ये वहां आया, कहां पर? गुजरात में। कौन? गुहा, राजा गुहिल। कहां आया? गुजरात में। और गुजरात में देखा तो अरब पहले से ही बैठे थे। अब अरबों से तो अकेला व्यक्ति आक्रमण कर नहीं सकता, तो इसने कहा तो यहां तो चलेगा नहीं। तो इसने सोचा क्यों ना मैं मेरे ननियाल चले जाऊं। और ननियाल कहां था? आबू। आबू में किस वंश का शासक था? परमार। और परमार वंश के पास के जाकर पूछ बोला कि मैं तो किसका बेटा हूं? पुष्पावती का। तो उन्होंने कहा कि पुष्पावती के तो कोई बेटा हुआ ही नहीं, कि वो तो अपने पति की मृत्यु के बाद में क्या हो गई? सती हो गई। तो हम भी इसको यहाँ पे शरण नहीं देंगे। तो दोनों क्षेत्रों के मध्य बीच का जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र का क्या नाम है? मेवाड़ क्षेत्र। और यहां पर इसने अपने वंश की नींव रखी। कब? 566 ईस्वी में राजा गुहिल ने। और यहां से इस वंश की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। किसके द्वारा? राजा गुहिल के द्वारा। कौन से वंश की? मेवाड़ वंश की। नींव रखने वाला शासक कौन था? राजा गुहिल। कितनी शाखा बताई थी? 24 शाखा। अब आती है कि इस शाखा के शुरुआत में इन्होंने अपना झंडा भी बनाया, प्रतीक चिन्ह भी बनाया। तो इनको सब सूर्यवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी कहते हैं। इनका एक झंडा था, ये सूर्य था बीच में। इधर कहते हैं कि एक भील सेनापति था धनुष लिए हुए, और इधर कहते हैं कि एक तलवार लिए हुए क्षत्रिय सेनापति था। बाद में पता चला कि यह क्षत्रिय सेनापति महाराणा प्रताप के रूप में उजागर हुआ, और यह भील सेनापति पुंजा भील के रूप में हुआ। इस झंडे पर एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। आदर्श वाक्य ध्यान रखना, इस आदर्श वाक्य का नाम है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करता। जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करता। अब इसके अलग अलग शासक होते गए, अलग अलग शासकों ने अपने अपने समय में अलग अलग कार्य करते गए और इस वंश को आगे बढ़ाया। राजा गुहिल के 4 वंशज हुए, ध्यान रखना। इस राजा गुहिल के 4 वंशज हुए थे, जिसमें महेंद्र प्रथम था, और अंतिम जो शासक था चौथा, उसका नाम था महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय ने भीलों से क्या कर लिया? बैर बांध लिया। महेंद्र द्वितीय ने क्या कर लिया? भीलों से बैर बांध लिया, और बैर बांधने के कारण महेंद्र द्वितीय के भीलों के आपसी संघर्ष हो गया। उस संघर्ष में महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। किसने? भीलों ने। ध्यान रखना। अब इस महेंद्र द्वितीय का जो बेटा था उसका नाम था राजा अल्लट। वास्तविक नाम अल्लू रावल। राजा अल्लट अल्लू रावल। यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो एक बार। अगर यहां तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो आप। कोई भी चीज अगर यहां तक दिक्कत हो।
अब बात करते हैं एक बार मेवाड़ की राजधानियों के बारे में, क्योंकि मेवाड़ की राजधानियां कई एग्जामों में पूछी गई है, अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी जस्ट पूछी गई थी। सबसे पहले पूछा गया था कि मेवाड़ की प्रमुख राजधानी कौन सी थी। मेवाड़ की प्रमुख राजधानी कौन सी थी, पूछा गया था। ये भी एक प्रश्न आता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, महाराणा उदय सिंह की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी। तो ये अलग अलग टाइप से प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न आया कि मेवाड़ की प्रमुख राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान से सुनना, मेवाड़ ने जो प्रमुख राजधानी बनाई थी तो वो बनाई थी कुंभलगढ़ को। अब इस मेवाड़ क्षेत्र के बारे में महाभारत काल में क्या जो बात आई है वो देखिए, ध्यान से सुनो। महाभारत काल में देखो एक बार, तो महाभारत काल में देखो, महाभारत काल में ये क्षेत्र जो था ये सीवी जनपद का अंग था। सीवी जनपद का अंग, सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका नगरी, जिसे आज वर्तमान में क्या बोलते हैं, चित्तौड़। मध्यमिका नगरी चित्तौड़। इस सीवी जनपद पर मेर जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के, मेर जाति के लोग। अब मेर जाति के लोगों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट या हिंदी में इसे बोलते हैं प्रगवाट। ये भी आया हुआ प्रश्न है, मेदपाट या प्रगवाट। किस जाति के कारण, मेर जाति की बहुलता के कारण मेदपाट या प्रगवाट। कौन से काल के समय की बात कर रहे हैं हम, महाभारत काल के समय। कौन से जनपद का अंग था, सीवी जनपद का। उसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका नगरी चित्तौड़। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब राजा गुहिल के बारे में देखते हैं। राजा गुहिल 566 में आई गई स्थापना। तो मेवाड़ के वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष, पिता कौन थे, शिला द्वितीय। माता कौन थी, पुष्पावती। लालन पालन, लालन पालन किसने किया था, कमलावती नामक ब्राह्मणी, नामक ब्राह्मणी के द्वारा। अब देखो, जो वंश सबसे प्राचीन है, सबसे महान है, तो इस वंश के बारे में कुछ चर्चा हुई कि ये वंश कहां के शासक थे, कहां के बारे में चर्चा हुई। तो भाई अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल कहता है इस वंश के बारे में, इस वंश के बारे में, मेवाड़ वंश के बारे में। ये मुस्लिम इतिहासकार है, ध्यान से सुन लेना। तो मुस्लिम इतिहासकार ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए मेवाड़ वंश के लोगों को कहां के संतान कहा है, ईरान के शासक, ईरान के शासक नौ सखा की संतान, नौ सखा की संतान। किसने बताया, अबुल फजल ने। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इतिहास के पिता कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। और उन्होंने वास्तविक इतिहास बताया। तो उन्होंने कहा कि मेवाड़ का वंश तो कहां से आया है, गुजरात से। कहां से आया है मेवाड़ का वंश, गुजरात से। और इसी पर डॉक्टर दशरथ शर्मा,
ये भी हिंदी के इतिहास, राजस्थान इतिहास के इतिहासकार हैं, इन्होंने भी इनको कहां का शासक बताया? गुजरात का। कहां का शासक बताया इन्होंने? गुजरात का। तो ये भी ध्यान रखना। अबुल फजल कहां के बताते हैं? ईरान के नौशखा की संतान है, यानी मुस्लिम है। जबकि बाकी कर्नल जेम्स टोड कहां के बताते हैं? गुजरात के। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी कहां के बता रहे हैं इनको? गुजरात के। वास्तविक बात हमें पता लगी कि कहां के शासक थे ये सब? गुजरात के। कहां के शासक थे मेवाड़ के वंशज? गुजरात के। बाद में आकर मेवाड़ में स्थापना की थी किसने? राजा गुहिल ने, और 566 ईस्वी में। राजा गुहिल के बारे में इतना सा ध्यान रखना है कि राजा गुहिल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम है एकलिंगनाथ मंदिर। एकलिंगनाथ मंदिर। इसी ने नागदा नगर बसाया। नागदा नगर कहां है? उदयपुर में। तो ये नागदा नगर किसने बताया था? राजा गुहिल ने। अब इस एकलिंगनाथ मंदिर के बारे में चर्चा सुनिए कि एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण क्यों करवाया। इसलिए इनको इनके आराध्य कुल देवता भी कहते हैं एकलिंगनाथ को। कहते थे कि राजा गुहिल जंगल में रहते थे और जंगल में रहकर हमेशा अपने जो जंगल का विचरण करना है उसमें इनको एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग पर एक गाय आती थी। वो गाय आकर इसी शिवलिंग पर रुककर अचानक से क्या देती थी? दूध देती थी। उसके थन से दूध अपना आप निकलता था इस शिवलिंग पर। इसलिए उस शिवलिंग को, पहले एक खाली शिवलिंग था, बाद में उस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का नाम था एकलिंगनाथ मंदिर, राजा गुहिल के द्वारा। ये इनके क्या माने गए थे? कुल देवता। एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ जी क्या माने गए थे? राजा मेवाड़ वंश के कुल देवता। ये ध्यान। इन्होंने नागदा नगर बसाया। अब नागदा नगर बसाने के बाद में मैंने इनके वंशज बताई दिए। 4 वंशज हुए। कितने वंशज हुए हैं? 4। एक तो सबसे पहले नागादित्य, महेंद्र प्रथम, एक शिलादित्य और एक महेंद्र द्वितीय। अब महेंद्र द्वितीय के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसके समय भीलों से क्या हो गया? संघर्ष हो गया। भीलों ने महेंद्र द्वितीय की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी महेंद्र द्वितीय का जो पुत्र था उसका नाम था राजा अल्लट। तो राजा गुहिल का इतिहास इतना सा है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं राजा अल्लट का। इसका इतिहास पढ़ेंगे राजा अल्लट का। अब राजा अल्लट का इतिहास, आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि राजा अल्लट से संबंधित क्या है। राजा अल्लट, अल्लू रावल कहते हैं इसे, अल्लू रावल। सबसे प्रमुख बात एक ही है इनकी, इन्होंने किससे विवाह किया था? हूण राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी। हूण राजकुमारी थी जिसका क्या नाम था? हरिया देवी से विवाह कौन किया? राजा अल्लट ने। तो ये जो विवाह था, ये विवाह राजस्थान का क्या था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। किस किस के मध्य? तो ध्यान रखना, राजा अल्लट और हरिया देवी के मध्य विवाह हुआ था। हरिया देवी कहां की राजकुमारी थी? हूण राजकुमारी थी। यह राजस्थान का प्रथम क्या है? अंतरराष्ट्रीय विवाह। ये भी ध्यान रखना। अब यहां से एक प्रश्न आता है, बताइए आप कि भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह, भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह किस किस के मध्य हुआ था? बताओ। यहां से अपने राजस्थान का तो पता लग गया भाई, हूण राजकुमारी, हरिया देवी और राजा अल्लट के मध्य विवाह हुआ। लेकिन एक भारत में भी अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? बताओ। शासक का नाम है सीएम
चंद्रगुप्त मौर्य, इसका विवाह हुआ था सेल्यूकस निकेटर की बहन किसके साथ, हेलेना के साथ हुआ था। यह विवाह भारत का कौन सा विवाह था, अंतरराष्ट्रीय विवाह, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य जो विवाह हुआ था। और ये हरिया देवी का और राजा अल्लट का जो विवाह हुआ, यह राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजा अल्लट की सबसे मोस्ट बात याद रखनी है जो एग्जाम में आती है, सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन, नौकरशाही का गठन किया। ये बात आपको याद भी रखनी है, नौकरशाही का गठन करने वाले कौन थे, तो राजा अल्लट मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने नौकरशाही का क्या किया था, गठन किया था। अब राजा अल्लट के बाद में जो शासक आते हैं उनका नाम आता है काल भोज या बप्पा रावल। इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।